ओके बच्चों, तो शुरू कर किया जाए। तो सॉलिड स्टेट में अभी तक हम लोग 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को ठीक से समझ लिए। आज के लेक्चर में 3 डायमेंशनल की बातें होंगी। तो जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, देखो जरा क्या होता है। अब जो भी हम लोग रियल लाइफ में जो भी स्ट्रक्चर्स देखते हैं, तो कोई स्ट्रक्चर अगर वो कोई सॉलिड है तो वो तो क्या होता है, एक 3D स्ट्रक्चर होता है ना। सो ऑल रियल स्ट्रक्चर्स आर 3D स्ट्रक्चर। अब 2D तो केवल क्या है कि बोर्ड है तो बोर्ड पे लिख रहे हैं, सो दैट इज 2D। अब जैसे कोई भी कितना भी पतला शीट हो तो उस शीट की कुछ तो थिकनेस होगी। इवन पेपर है, पेपर की भी कुछ तो थिकनेस होगी। तो कभी भी कोई 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो नहीं मिल सकता है। सो पहली लाइन तो यही है कि ऑल रियल स्ट्रक्चर्स आर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, है ना। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का तो चांस ही नहीं है। हाँ, 2 डायमेंशनल प्लेन होता है, एक सरफेस हो सकता है जिस पर कि आप कोई काम करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन अगर एक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो हमेशा 3 डायमेंशनल होगा। एक पेपर भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसका थिकनेस भले ही कम, लेकिन कुछ तो है ना भाई। अब एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे मिलता है? तो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कई सारे 2 डायमेंशनल लेयर को एक के ऊपर एक आप अरेंज करते चले जाएं तो यू विल गेट अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सो अगली लाइन में वही लिखना है आपको कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्टैकिंग 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स या 2 डायमेंशनल लेयर्स, नॉट स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल लेयर्स वन अबव द अदर। मतलब जो पिछली क्लास में हम लोगों ने 2 डायमेंशनल लेयर्स पढ़ी थी, एक स्क्वायर पढ़ा था, एक हेक्सागोनल पढ़ा था, तो उन दोनों को एक के ऊपर एक आप अरेंज करते जाते हो तो यू गेट अ 3D स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये सारी बातें बच्चों नोट करते जाना एज यूजुअल, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखो जरा ध्यान से। Now to understand 3-dimensional close packing, it is must to know about 2-dimensional close packing. अब 2-dimensional close packing अगर पढ़ना है तो पिछले लेक्चर में जाइए जो हम लोगों ने पहले किया हुआ है। अब ये जो 2-dimensional close packing है वो आपको याद होगा हम लोगों ने 2 तरह से पढ़ी थी। फर्स्ट वाज स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड द सेकेंड वाज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या था, थोड़ा सा मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं। वैसे आप पुराना लेक्चर पढ़ेंगे पिछला तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता बच्चों कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सारे के सारे जो स्फीयर्स होते थे, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते थे, वो अलाइंड रहते थे। सो दैट वाज द स्क्वायर क्लोज पैकिंग। लेकिन अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करेंगे तो हमने क्या सीखा था कि ये जो जैसे एक लेयर है, एक लेयर के 2 स्फीयर हैं, तो वो जहां मिल रहे हैं, जहां कांटेक्ट कर रहे हैं, तो नीचे वाली लेयर के स्फीयर उस वॉइड को फिल करते हैं, है ना। और फिर जो तीसरी लेयर होती है वो फिर पहली जैसी हो जाती है। तो इन दिस वे वी गेट अ हेक्सागोनल 2D पैकिंग। तो आप देख रहे हैं कि जो स्क्वायर पैकिंग है इसमें वॉइड्स या बीच में जो गैप है वो ज्यादा है, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो वॉइड्स हैं वो कम है। ऑल दीज थिंग्स वी हैव कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है या तुम भूल गए हो तो पीछे के लेक्चर को जाके समझो तो सब समझ में आ जाएगा। ओके, अब ये जो हेक्सागोनल और स्क्वायर क्लोज पैकिंग है 2D में, इनका यूज करके ही हम लोग 3D क्लोज पैकिंग ऑब्जर्व करते हैं। तो अब ये जो 3D क्लोज पैकिंग है, इट इज ऑब्जर्व इन 2 ways. द फर्स्ट मेथड इज यूजिंग 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैक लेयर्स एंड द सेकेंड मेथड इज यूजिंग 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर्स। तो अगर हम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर का यूज करके भी एक 3D स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल लेयर्स का यूज करके भी हम लोग 3D स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो इन लेयर्स को कैसे अरेंज करना है
यही समझने की चीज है। तो हम लोग फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं 3D स्ट्रक्चर का, और वो है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग यूजिंग 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर्स। ध्यान से देखो, दिस इज द फिगर इन योर एनसीईआरटी बुक। सो इन दिस फिगर व्हाट यू आर सीइंग कि जैसे एक सबसे ऊपर का हॉरिजॉन्टल लेयर देखो, तो उस हॉरिजॉन्टल लेयर के ठीक नीचे एक दूसरा हॉरिजॉन्टल लेयर है ना। जैसे अगर हम ये एक पूरा अगर एक लेयर बना के आपको दिखाएं तो देखोगे तो तुम्हें इस तरह से लेयर दिखेगी। देखो ये 4 स्फीयर देख पा रहे हो, फिर ये 4 स्फीयर है, पीछे देखो 4 स्फीयर नजर आ रहे हैं ना, और फिर ये भी 4 स्फीयर है। तो 1 डायमेंशनल देखेंगे तो 1 डायमेंशनल में आपको 4 स्फीयर दिख रहे हैं, तो 4 स्फीयर के 4 1 डायमेंशनल लेयर दिख रहे हैं, है ना। देखो मैं आपको पेन से हाईलाइट करके दिखाता हूं। एक ये है 1 डायमेंशनल, एक ये 1 डायमेंशनल है, एक ये 1 डायमेंशनल है ना। आप चाहें तो इसको इस डायरेक्शन में भी देख सकते हैं, इन दिस मैनर, जैसे एक ये स्फीयर, एक ये और एक ये, है ना। तो कैसे भी देख सकते हैं। तो अब ये 4 स्फीयर ही क्यों बने हैं, ये आपको एक इलस्ट्रेशन है। जबकि होते तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे होते हैं, है ना। उनका नंबर, चूंकि एक मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा होता है ना, तो करोड़ों लाखों मॉलिक्यूल्स होते हैं, अरबों मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक Na जो एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। तो दिस इज जस्ट अ इलस्ट्रेशन, ताकि आपको वो समझ में आ जाए। तो इस फिगर को गौर से देखो, तो इसमें क्या देख रहे हो कि ये ऊपर का एक लेयर हो गया, इसके ठीक नीचे एक दूसरा लेयर हो गया, है ना। इसके ठीक नीचे एक तीसरा लेयर हो गया, इसके ठीक नीचे एक चौथा लेयर हो गया। आप उसको वर्टिकल लेयर से भी समझ सकते हो। से दिस इज अ वर्टिकल लेयर, है ना। देखो कैसे, जैसे ये एक तुम्हारा एक ये मैंने बना दिया, तो देखो तो ये तुम्हारा वर्टिकल लेयर जैसा दिखने लगा, तो ये एक वर्टिकल लेयर हो गया। अब एक वर्टिकल लेयर देखो ये वाला है, ये जो खड़ा हुआ लेयर दिख रहा है ना। फिर एक लेयर तुमको ये भी देख सकते हो, एक ये देखो वर्टिकल लेयर हो गया, एक ये वर्टिकल लेयर हो गया। तो जैसे आप चाहें वैसे समझ सकते हैं। तो मतलब ये है कि आइदर यू कंसीडर इट इन हॉरिजॉन्टल लेयर्स और यू कंसीडर इट अ वर्टिकल लेयर। तो बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लेयर को एक के ऊपर एक रखते चले गए तो एक पूरा 3D स्ट्रक्चर तैयार हो गया, या बहुत सारे वर्टिकल लेयर्स को एक दूसरे के बगल में जोड़ते चले गए तो भी एक 3D स्ट्रक्चर तैयार हो गया। लेकिन इस 3D स्ट्रक्चर में देखो तो ऐसा दिख रहा है कि हर स्फीयर के ठीक नीचे एक दूसरा स्फीयर है ना। हर स्फीयर के ठीक नीचे एक दूसरा स्फीयर है। तो ये एक 2D पैकिंग है ना? ये 2D पैकिंग ऐसी दिखती थी ना, पिछले क्लास में पढ़ी थी कि हर स्फीयर के ठीक नीचे दूसरा स्फीयर है। मतलब ये स्फीयर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एकदम एक लाइन में है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी एकदम एक लाइन में, चाहे आप कोई भी लेयर देख लो। तो ये होता है जब हम 2D स्क्वायर क्लोज पैक लेयर को एक के ऊपर एक अरेंज करते चले जाते हैं, तो हमें इस तरह से एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। सो मेनी 2 डायमेंशनल क्लोज पैक लेयर्स आर स्टैक्ड वन अबव द अदर इन सच अ मैनर दैट स्फीयर्स ऑफ ईच लेयर्स आर एग्जैक्टली अबव दोज ऑफ द लोअर लेयर। यानी हर लेयर का स्फीयर इसके ठीक नीचे वाले स्फीयर के ठीक ऊपर। सी, so the lattice thus generated is simple cubic lattice and its unit cell is primitive unit cell। ये जो लैटिस जनरेट होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्योंकि देखो ये क्यूबिक टाइप का शेप नजर आ रहा है तो उसको हम लोग सिंपल क्यूबिक लैटिस बोलते हैं। और एक यूनिट सेल को हम लोग, चूंकि इसको प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। आप देखेंगे कि जैसे यूनिट सेल तो छिप गया, पहले बना हुआ था, मैंने ये थोड़ा इलस्ट्रेशन कर दिया, मैं फिर से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे से ये 2 स्फीयर हो गए, इनके सेंटर्स को ज्वाइन किया, फिर इसको ज्वाइन किया, फिर इन दोनों स्फीयर के सेंटर्स को ज्वाइन किया। अब ये थोड़ा सा बाहर निकल गया है दरअसल। अब ये वाला स्फीयर इसके सेंटर को मिलाए और एक तो ये हो गया। ये जो सामने के 4 स्फीयर देख रहे हैं इन चारों सेंटर को मिला दिए,
और जो पीछे के 4 स्फीयर, दो स्फीयर हैं, और उसके नीचे देखो, इसके ठीक नीचे की वाला स्फीयर होगा, इसको भी मिला दिए। ठीक, और तो मतलब 8 स्फीयर्स के सेंटर्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, तो यू गेट अ यूनिट सेल। और 8 स्फीयर इस क्यूबिक यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स पर उनके सेंटर है। तो चूंकि ऑल मॉलिक्यूल्स और यू कैन से स्फीयर्स आर एट द कॉर्नर्स, तो इसलिए ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, या इसको हम लोग प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं, है ना। पढ़े थे ना हम लोग कि भाई जब कॉर्नर्स पे ही सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हों, या मॉलिक्यूल्स या आयंस या एटम्स, तो उसे हम लोग प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक सेल के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया तुम्हारा, जब ये काफी इजी एक यूनिट सेल का या क्रिस्टल लैटिस का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व नहीं है बच्चों। सारे स्फीयर एक दूसरे के साथ वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली परफेक्टली अलाइंड हैं, और इनके बीच में देखो गैप भी काफी हो जाता है। हम लोग पढ़े थे कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है, वो उसमें गैप काफी रहते हैं। देखो कितना बड़ा बड़ा गैप आ जा रहा है, जबकि हेक्सागोनल में ये गैप वगैरह काफी हद तक भर जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स। अब ये यहां से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं कि 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर से अब हम लोग उससे 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे। अभी हम लोग किससे कर रहे थे, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर से 3D स्ट्रक्चर बना रहे थे। अब हेक्सागोनल क्लोज पैक से हम लोग 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो अब ये अरेंजमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, दिस अरेंजमेंट इज स्लाइटली कॉम्प्लेक्स, तो इसको हम लोग 2 स्टेप में पढ़ते हैं। पहला स्टेप देखेंगे जब सेकेंड लेयर को पहले लेयर के ऊपर रखा जाए, है ना। एक लेयर हो गई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की 2D में, उसके ऊपर हमने दूसरी लेयर रख दी, सो दैट इज द ए पार्ट। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, जब इसको ये बात समझ आ जाएगी, क्योंकि इस बात में भी काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, व्हेन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस एक्यूरेटली, तब फिर हम इसके दूसरे पार्ट में जाएंगे, जब हम दूसरे के ऊपर फिर तीसरा लेयर रखते हैं। ठीक है, तो चलो पहले तो एक हिस्सा निपटाया जाए कि एक लेयर है, उसके ऊपर दूसरा लेयर रखने पर क्या होता है। तो जरा देखो इस फिगर में, अगेन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, इन दिस फिगर व्हाट यू आर सीइंग कि ये एक हल्का थोड़ा सा लाइट कलर से बना हुआ है, पिंक टाइप से बना हुआ है, सर्कल थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं स्फीयर, तो ये नीचे वाला लेयर है। और इसके जो ऊपर के स्फीयर्स हैं वो थोड़े डार्क कलर से दिख रहे हैं, तो ये ऊपर वाला लेयर है। 3D कोई भी हम जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि द थिंग्स विच वी कैन सी, तो उन्हें हम लोग डार्क कलर से ड्रॉ करते हैं, और जो हमें दिखता नहीं, जो हमारी जो भाई 3D स्ट्रक्चर तो क्या होता है, कुछ चीज दिखेगी, कुछ उसके पीछे होगी। तो किसी भी 3D स्ट्रक्चर का जो हिस्सा छिपा हुआ है, उस छिपे हुए हिस्से को हम लोग लाइट कलर से ड्रॉ करते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर होता क्या है, क्योंकि ये हेक्सागोनल है, तो देखो हम लोग पीछे वाला स्ट्रक्चर पहले देख रहे हैं, जो छिपा हुआ है, जो हम नहीं देख पा रहे हैं, जिसको हल्के कलर से ड्रॉ किया गया है। तो देखो ऊपर की एक लाइन ये नजर आ रही है, उसके नीचे एक ये लाइन नजर आ रही है जिसमें बहुत सारे स्फीयर्स हैं, और फिर एक ये थर्ड रो ऑफ द स्फीयर्स नजर आ रहा है जो छिपा हुआ है। तो ये हेक्सागोनल, ये सबको समझ में आ रहा है। देखो 2 स्फीयर के बीच में ये तीसरा स्फीयर है, तो 2 स्फीयर के गैप को ये भर रहा है, तो ये तो हेक्सागोनल एक लेयर हो गई। अब ये जो ऊपर एक डार्क कलर से या बहुत ब्राइट कलर से सामने दिख रहा है, वो भी हेक्सागोनल लेयर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीचे वाली लेयर के ठीक ऊपर वाली लेयर का स्फीयर, ऐसा एकदम नहीं है, थोड़ा सा हटके है। कैसा हटके, जरा ध्यान से देखो। जैसे हम इसको देखें, इस हिस्से को देखो जरा, जहां जो मैं पेन ऊपर से चला रहा हूं, इस हिस्से में पीछे एक स्फीयर है, और इस स्फीयर के सेंटर के ठीक ऊपर इन 3 ऊपर वाली लेयर के स्फीयर के बीच का गैप है कि नहीं। ऐसे ही तुम इसको देखो, इस दूसरे स्फीयर को देखो, तो पहली जो नीचे वाली नीचे वाली जो लेयर है, उसकी पहली रो में जितने भी स्फीयर हैं, आप ध्यान से देखें
हर स्फीयर के ऊपर के सेकेंड लेयर के 3 स्फीयर का ज्वाइंट नजर आएगा आपको। हर स्फीयर के सेंटर में सेकेंड लेयर के 3 स्फीयर्स का ज्वाइंट दिख रहा है कि नहीं। अब जैसे हम दूसरी लेयर को देखें, दूसरी लेयर में देखो क्या हो रहा है। अब दूसरी लेयर में थोड़ा मामला अलग है। दूसरी लेयर में क्या है, अब दूसरी लेयर में भी देखोगे कोई अलग मामला नहीं है। दूसरी लेयर के भी जो सेकेंड रो है उसमें जितने भी स्फीयर हैं उन स्फीयर्स के ऊपर भी देखो 3 स्फीयर्स का ज्वाइंट नजर आ रहा है। 3 स्फीयर का ज्वाइंट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो अब ये जो बीच का खाली स्पेस है, ये स्पेस हमें थोड़ा समझना होगा। देखिए, जब स्क्वायर पैकिंग को हम एक के ऊपर एक अरेंज करते हैं तो झंझट ही नहीं रहता है। इसमें मामला थोड़ा सा अलग है बच्चों। कैसे? और ये बहुत इजी है एक बार समझने का, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखें, आपको ये जो गैप नजर आ रहे हैं तो उसमें 2 तरह के गैप हैं। एक वो गैप है जिसमें टी लिखा हुआ है और एक ऐसे गैप है जिसमें कि ओ लिखा हुआ है। So this T stands for tetrahedral voids and this O stands for octahedral voids. तो ये जो T है इसमें क्या है कि ऊपर के लेयर के 3 जो स्फीयर है उनके बीच का गैप है, लेकिन वो गैप नीचे तक नहीं है। नीचे तो इस गैप के ठीक नीचे एक स्फीयर है, लेकिन जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इसको जरा तुम ठीक से अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो देखो कि ये जो खाली स्पेस है, ये स्पेस ऊपर की लेयर के बीच में भी, ऊपर की लेयर के जो स्फीयर्स हैं उनका जहां पर ज्वाइंट है वो स्पेस है, और इसी पोजीशन पर जो नीचे वाली लेयर है उन स्फीयर्स के बीच में भी इसी पोजीशन पर खाली जगह है। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये जो वैकेंट स्पेस है, दिस वैकेंट स्पेस इज फॉर द अपर लेयर एज वेल एज द लोअर लेयर। तो ये बात तो क्लियरली समझ में आ रही होगी कि जो टी वाले वॉइड्स हैं, वॉइड मतलब खाली जगह, वो वॉइड्स इन ओ वाले वॉइड से छोटे हैं, साइज में छोटे होंगे डेफिनेटली, है ना। तो अच्छा, नीचे तो वही लिखा मैंने, फर्स्ट लेयर स्फीयर्स एंड लाइट शेड, मतलब जो थोड़ा सा हल्के से ड्रॉ किया गया है, और सेकेंड लेयर स्फीयर्स एंड डार्क शेड। तो ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं इनको हम जरा गौर से देखें। अच्छा, एक चीज और, टेट्राहेड्रल वॉइड को एक और तरीके से समझो। मैंने ऊपर के ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है उसमें क्या है कि नीचे स्फीयर है, ऊपर खाली जगह है, लेकिन ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, ये वाले दीज वंस, इनको अगर गौर से देखोगे तो क्या है, इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स में ये ऐसे वॉइड्स हैं कि नीचे के लेयर के 3 स्फीयर जहां ज्वाइंट कर रहे हैं उनके बीच का जो गैप है उसके ऊपर की लेयर का स्फीयर आपने रख दिया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पर ये जो वॉइड है वो नीचे वाली लेयर में वॉइड है। अच्छा, ये टेट्राहेड्रल लेयर देखो, ये वाला टेट्राहेड्रल वॉइड, ये ऊपर वाला वॉइड है, ये भी ऊपर वाला वॉइड है ना। तो ऐसे फिर अगली बार करेंगे तो फिर नीचे वाला वॉइड आ जाएगा। तो टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स होंगे जैसे वो क्या होंगे कि ऊपर के लिए तो वॉइड है और नीचे से वो पैक है, नीचे से एक स्फीयर है, या फिर नीचे के लिए वॉइड है, ऊपर से पैक है। तो 2 तरह के टेट्राहेड्रल वॉइड्स दिख रहे हैं, है ना, 2 तरह के, 2 टाइप्स। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो वो तो सीधा सीधा है, उसमें तो क्या है कि नीचे भी जगह खाली है, ऊपर भी जगह खाली है, नीचे भी तीनों स्फीयर का ज्वाइंट है और ऊपर भी तीनों स्फीयर्स का ज्वाइंट है। तो ये हो गया तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक, अच्छा, एक बात और जरा समझ ली जाए कि ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, देखो जैसे इस रो में ऑक्टाहेड्रल वॉइड चल रहा है और इस रो में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स चल रहे हैं, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की 2 रो आपको नजर आ रही है। तो उन 2 रो में टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने नजर आ गए? देखो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। जो फर्स्ट और थर्ड रो है टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, उनमें वॉइड ऊपर है, और जो सेकेंड और फोर्थ रो है उनमें देखोगे तो वॉइड नीचे है ना। लिख देते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड रो, किसका? टी का।
तो जो वॉइड है पहला और तीसरा वो सेकेंड लेयर में है, और अगर सेकेंड और फोर्थ रो की बात करें टेट्राहेड्रल वॉइड्स का, तो जो वॉइड है वो फर्स्ट लेयर में है ना। इसका बच्चों ध्यान रखेंगे। तो ये ऑक्टा नहीं, थोड़ी मैंने गलत बता दिया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं, टेट्राहेड्रल वॉइड दो तरह के होते हैं। ये जो है टेट्राहेड्रल वॉइड दो तरह के होते हैं। ठीक, चलिए, सो दिस इज डन, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब देखो